Welcome friends, in this video I shall be teaching you chapter number 3 of classical macroeconomics by Froyen. देखिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आपको बड़ा डिफरेंस भी पता होगा कि माइक्रो इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ाता है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी या एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ाता है। पर जो चीज़ आपको नहीं पता वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड इन 1930s। आई एम श्योर ये आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ये बात। अब ये कैसे हम कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 1930s में ही ओरिजिनेट हुई है? लेट्स सी। द वर्ल्ड डिप्रेशन दैट बिगिंस इन 1929 एडेड अर्जेंसी टू द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो वर्ल्ड डिप्रेशन हो रहा है इसको हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। द बुक कॉल्ड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बाय केन्स, जिसको हम केनेजियन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसने इसके ऊपर ध्यान दिया। आप याद करें जब 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हैव यू एवर वंडर्ड कि उस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों है? बिकॉज ये जो किताब लिखी थी केन्स ने, उसी के कुछ वो आपको पेजेस पढ़ाए जाते। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया था? केनेजियन रेवोल्यूशन हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। The classical model provides the starting point for challenges that have been mounted against the Keynesian theory. Keynes used the term classical to refer to virtually all economists who had written on macroeconomics before 1936. तो उससे पहले बहुत सारे लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा, लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस था, तो उसको कलेक्टिवली क्लासिकल ने बोला, रादर केन्स ने बोला क्लासिकल इकोनॉमिक्स। More conventional terminology distinguish between two periods in the development of economic theory before 1930. First को हमने बोला classical. It is the period dominated by the work of Adam Smith, David Ricardo, John Mill. और second था new classical period, जो कि अल्फ्रेड मार्शल और पीगू के द्वारा लिखा गया। अगर आपको इनकी डिटेलिंग्स पढ़नी है तो आप मेरी सेम 4 की जो प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको जाके देख सकते हैं। Keynes felt that macroeconomics of two periods were almost same enough to be dealt with as a whole. तो जो केन्स था उन्होंने दोनों को ही, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे न्यू क्लासिकल हो, उसको एज इकट्ठे ही पढ़ा, एज कलेक्टिव ही पढ़ा। To classical economists, the equilibrium level of income at any time was a point of full employment. तो आई थिंक ये तो आपने अभी तक काफ़ी बारी सुना भी होगा कि क्लासिकल के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए कॉलेज में आपने देखा होगा आपका एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल बनाते हैं आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स। तो बात करते हैं क्लासिकल रेवोल्यूशन की। पहले केनेजियन रेवोल्यूशन तो बात की बात है, पहले क्लासिकल रेवोल्यूशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स emerged as a revolution against an earlier orthodoxy, a body of economics known as mercantilism. So mercantilism has two types, or rather had two types. पहला था bullinism, a belief that the wealth and power of a nation were determined by its stock of precious metal, and the belief that in the need for state action to direct the development of capitalist system. तो जो मर्केंटलिस्ट थे वो एक अपने बिलीफ को रखते थे जिसको बुलिनिज्म बोला गया, जिसमें ये माना जाता था कि आपके पास सोना, चांदी, प्रेशियस मेटल जितना ज़्यादा होगा आपका देश उतना ही अमीर होगा, और गवर्नमेंट से ये सपोज किया जाता था, एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा देंगे और उसके प्रति काम करेंगे। Adherence to Bullinism led countries to attempt to secure an excess of export over imports in order to earn gold and silver through foreign trade. तो अब क्योंकि बुलिनिज्म का बोलबाला था, देशों को था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी प्राप्त हो, तो उसके लिए वो पूरी कोशिश करते थे कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे, इम्पोर्ट कम रहे। सो मेथड्स यूज्ड टू secure this favorable balance of trade include export subsidy, import duty, development of colonies to provide export markets. तो वो सारे दाम दंड भेद अपनाए जाते थे गवर्नमेंट्स के द्वारा जिससे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट्स कम हो जाए। लाइक एक्सपोर्ट को सब्सिडी देना, इंपोर्ट को महंगा कर देना ड्यूटी लगा के, और कॉलोनीज डेवलप करना जहाँ पे आप अपना माल बेच सकें। फ्रांस और आपको पता है यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने बहुत कॉलोनीज सेटअप की। In contrast to the mercantilist, classical economists emphasize the importance of real factor in determining the wealth of nation and stress the optimizing tendency of the free market in the absence of state control. तो जो मर्केंटलिस्ट थे उनके अलग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर आपको वाकई देश को अमीर करना है तो आपको अपने जो रियल फैक्टर्स हैं, लाइक रियल आउटपुट, रियल वेजेस, रियल इंटरेस्ट, इस पर ध्यान देना होगा, और आपको फ्री मार्केट को अपनाना होगा जहाँ पे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ रिसोर्सेज का। सो द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी वॉज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज स्टॉक ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एडवांसेज इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मनी, एज पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ओनली प्लेड द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
Classical economists mistrusted government and stressed the harmony of individual and national interests when the market was left unfiltered या unaffected rather by government regulation except those necessary to see that market remains competitive. वही बात जो मैंने आपको बताई कि they wanted a competitive market, free hand of forces of demand and supply. Classical economists felt that the free market mechanism would work to provide market for any good that were produced. Thus, two features of the classical analysis arose as a part of attack on mercantilism. That is, classical economists stress the role of real as opposed to monetary factors in determining real variables like output and employment. Money had only a role of medium of exchange. Classical economists stressed the self-adjusting tendency of the economy. Government policies to ensure an adequate demand for output were considered by classical economists to be unnecessary and generally harmful. तो आपने यूनिट 1 में भी मेरे साथ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टॉपिक में लास्ट टॉपिक था क्लासिकल वर्सेस केनेजियन, उसमें भी हमने देखा था दैट क्लासिकल वर नॉट वेरी कीन टू हैव गवर्नमेंट एज डिक्टेटिंग टर्म्स इन मार्केट. तो आइए क्लासिकल कैसे काम करते थे हम शुरू करते हैं पहले प्रोडक्शन फंक्शन से. Production function is a relationship between the level of output and the level of factor input. Under short run, K यानी capital fixed रखा, N यानी labor variable. So where Y is real output, K bar is the stock of capital like plant machinery, N is the quantity of homogeneous labor input. Homogeneous labor input का मतलब कि ये जितने भी labor है they are equally efficient. In the short run, stock of capital is assumed to be fixed, thus output varies directly with variations in labor input. अब ये आपको जब आप छोटे बच्चे थे आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आप देखते थे कैपिटल फिक्स रखते थे, लेबर को हम वेरी करते थे. यस आई नो आपके दिमाग में चल रहा है, वहाँ सर हम लैंड लेते थे, लैंड को फिक्स रखते थे. मेरा बच्चा 4 फैक्टर्स होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. तो तुम लेबर के साथ कुछ भी ले सकते हो, लैंड भी ले सकते हो, कैपिटल भी ले सकते हो, पर लेबर को आप वेरी रखते थे, वेरिएबल, और कैपिटल या लैंड को फिक्स्ड. वो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी आपके होमोजीनियस लेबर होता था, वहाँ पे भी शॉर्ट रन होता था. पर फ़र्क क्या है, वहाँ पे शुरुआत होती थी इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर नेगेटिव रिटर्न्स. यहाँ स्टार्ट होती है कांस्टेंट रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर नेगेटिव रिटर्न्स. तो पहले एमपीएन निकाला, एमपी ऑफ लेबर ये 10 कांस्टेंट, 851 डिमिनिशिंग, नेगेटिव रिटर्न्स -2. इसको जोड़ा तो ये आउटपुट आ गया. नंबर ऑफ लेबर हमने वैसे ही बना दी 0 1 2 3 4 5 6. अब इसको प्लॉट किया, कुछ ऐसा हमको दिख रहा है. आप देखो जब आप वो लॉ ऑफ वेरिएबल ऑप्शन कराते थे तो ये ऐसा राउंडेड होता था बिकॉज शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न होते थे. यहाँ पे फ्लैट है बिकॉज कांस्टेंट रिटर्न से. So the short run production function is a technological relationship that determines the level of output given the level of labor input. The capital stock along with the existing level of technology and skill level of the workforce is being held constant. Classical economists assume that the quantity of labor employed would be determined by the forces of demand and supply. तो आइए बात करते हैं आप लेबर की डिमांड कितनी करते हैं. So the hallmark of classical labor market analysis is the assumption that market works well, firms and individual worker optimize and they have perfect information about relevant prices. Labor demand. In the classical model, perfect competitors are firms that choose their output level so as to maximize profit. In the short run, output is varied solely by changing the labor input so that the choice of the level of output and quantity of labor input are one decision. The perfectly competitive firm will increase output until the MC is equal to MR. आप याद करिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होते थे MR is equal to MC, राइट. और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR is equal to प्राइस. तो you can actually say that MR is equal to MC और P is equal to MC. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से सिखाता हूँ. इस कंडीशन को मैं एग्जाम्पल से सिखाता हूँ आपको. देखो बच्चों, आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है सर? MR is equal to MC. ठीक बात. सिंस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR और AR और प्राइस एक ही होता है, हाँ जी. देयरफॉर आई कैन राइट P is equal to MC, हाँ जी. अब मेरे बच्चों MC क्या होता है सर? एडिशन में टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस. बहुत बढ़िया. अब एक बात बताओ, आप सिर्फ लेबर को ही यहाँ पे वेरी कर रहे हो, हाँ जी. तो सपोज आपने एक लेबर राम को रखा, वो पर डे वेजेस लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है सर. उनकी MP ऑफ N यानी MP ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी वो है 5 यूनिट, ठीक है जी. तो आपको नहीं लगता आपकी MC जो है वो 20 रुपये? भाई आप एक दिन के 100 रुपये दे रहे हो, वो एक दिन में 5 यूनिट बना के आपको दे रहे हैं, तो पर यूनिट आपको 20 रुपये पड़ी. हाँ सर. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ MC इज इक्वल टू W/MPN? हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है. ये आपकी कंडीशन है, हाँ. तो क्या मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू MC विच इज़ W/MPN? हाँ सर लिख सकते हो. अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ W/P इज इक्वल टू MP ऑफ N? हाँ सर लिख सकते हो. तो बेटा मेरे यही है इक्विलिब्रियम कंडीशन.
यानी आप लेबर डिमांड करोगे तब तक जब तक रियल वेज बिकम्स इक्वल टू एम पी ऑफ एन। ये यहाँ पर आपकी रीडिंग एक्सप्लेन कर रही है। एम सी इज इक्वल टू दिस, पी इज इक्वल टू एम सी, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम पी एन, और डब्ल्यू बाई पी दैट इज रियल वेज इज इक्वल टू एम पी ऑफ एन. So the firm will hire out up to the point where the additional unit output obtained by hiring one more worker, that is MPN, is just equal to real wage. Thus the profit maximizing quantity of labor demanded by firm at each level of the real wage is given by the quantity of labor input that equates the real wage and MPL. The marginal product curve is the firm's demand curve for labor. The implication is that labor demand depends inversely on the level of real wage. Real wage बढ़ेगी तो आप डिमांड कम करेंगे, real wage कम होगी तो आप लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे. The labor demand curve is downward sloping due to the law of diminishing return. The demand curve for labor in an economy-wide aggregation is basically the sum of individual demand curves. For each real wage, this curve will give the sum of quantities of labor input demanded by the firms in the economy. So हम पूरी इकोनॉमी की लेबर डिमांड को लिखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज इनवर्स रिलेशन. ये अगर रियल वेज बढ़ेगा तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी, रियल वेज कम होगा तो लेबर डिमांड बढ़ जाएगी. बच्चा कहता है सर ये समझ नहीं आया, ये एक बार और समझना है मुझे. मैं समझ गया आपके दिल की पुकार. ये है आपका एम पी ऑफ एन, हम खाली डिमिनिशिंग रिटर्न वाला हिस्सा लेते हैं. ये है आपका रियल वेज, ठीक है. हाँ जी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है. हाँ जी, अगर आप यहाँ पे होते तो एम पी ऑफ एन इससे ज़्यादा होता. हाँ जी, तो आप लेबर की डिमांड बढ़ाते. हाँ सही बात है. अगर इधर होते तो ये ज़्यादा होता, ये कम होता, तो आप लेबर की डिमांड कम कर देते. राइट. तो अगर रियल वेज ज़्यादा है इससे तो डिमांड कम, और रियल वेज कम है इससे तो डिमांड ज़्यादा. दैट्स वाई इनवर्स रिलेशन बिटवीन लेबर डिमांड एंड रियल वेज. आओ जी लेबर सप्लाई की बात करते हैं. Classical economists assume that individual attempts to maximize utility, the level of utility depends positively on both real income and leisure. There is, however, a trade-off between two goods because income is increased by work that reduces available leisure time. अब ये मैं आपको सिखाता हूँ जी, बढ़िया से सिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल से सिखाते हैं. देखो जी, आपने सेम वन मैनक्यू जब किया होगा तो आपने बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व किया होगा, तो उस कुछ वैसा है, उसका एक पार्ट है इसमें. तो मैं एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ. सपोज वेजेस पर आवर हैं 10, वर्किंग आवर्स आपके 8 हैं, तो आपकी इनकम 80 रुपीज़ हो गई. हाँ जी हो गई. अब सोचो, दोबारा बना दूँ. चलो सपोज बेटा ये है इनकम, रियल इनकम कह लो भले, ये है आपके लेजर. टोटल 24 घंटे हैं दिन में. हाँ जी, तो आप मैक्सिमम या तो 24 घंटे आराम मारो, और अगर जीरो आराम करते हो यानी 24 घंटे काम करते हो तो 240 रुपये कमा लोगे. कैसे? बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड 10 रुपये वेज रेट है पर आवर. अब आपने ये डिसाइड करा, बड़ा सोचा समझा, डिसाइड करा कि मैं तो जी 16 घंटे लेजर करूँगा. बहुत बढ़िया, गुड फॉर यू. भैया अगर 16 घंटे लेजर करेगा, 24 में से तो 8 घंटे काम करेगा. हाँ, 10 रुपये के हिसाब से कितना कमाएगा सर? 80 रुपीज़. तो कमा ले मेरे भाई. अब मेरे भाई नीचे एक और पैनल बना ले, यहाँ ले ले रियल वेज, नॉमिनल वेज, रियल वेज, कुछ भी ले सकते हो. यहाँ रियल वेज लेते हैं. यहाँ पे वर्किंग आवर्स, सपोज 10 रुपये रेट था आपका. हाँ जी 10 रुपये रेट था. कितने घंटे काम कर रहे थे सर? 8. बढ़िया. अब सपोज आपका वेज रेट 10 से बढ़कर 15 हो गया. अच्छा सर 15 हो गया. हाँ, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा क्योंकि घंटे तो अभी भी 24 ही हैं. हाँ जी. अब अगर पूरे 24 घंटे काम करे तो 360 रुपये कमाएगा भाई. 24 × 15. ठीक है. अब अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता तो तेरा लेजर नॉर्मल गुड और इनकम नॉर्मल गुड दोनों बढ़ जाते. लेकिन आपके क्लासिकल एज्यूम करता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेटिंग है, यानी आप यहाँ पर आपका लेजर कम करोगे. तो आपने 14 घंटे कर दिया लेजर, यानी 14 घंटे कर दिया लेजर, तो यानी 15 रुपये जब हुए तो आपने वर्किंग आवर 10 घंटे कर दिए. ठीक है. और 10 घंटे के हिसाब से आप 150 रुपये कमा रहे हो. और यहाँ पर ये है आपका लेबर सप्लाई कर्व विच इज़ अपवर्ड स्लोप. यही बनाया मेरा बेटा मैंने. तो वेजेस 10 थे, वर्किंग आवर 8 थे, इनकम 80 हुई, वेजेस 15 हो गए, वर्किंग आवर 10 हो गए, तो ये 150 हो गए. द लेबर सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड. More labor is assumed to be supplied at a higher real wage rate. Here we see the substitution effect is dominating, according to which with increase in real wage, labor hours increases. इसीलिए आप देख रहे हो NS जो है रियल वेज का ही फंक्शन है बट पॉजिटिव. डिमांड जो था वो इन्वर्स था. फिर आउटपुट की कंडीशन लिख दी, लेबर डिमांड की लिख दी, लेबर सप्लाई की लिख दी, उसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया. ये रहा आपका लेबर डिमांड कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेबर सप्लाई कर्व विच इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, और ये है आपका वाई फंक्शन. ऐसे तो था कांस्टेंट रिटर्न वाला और फिर इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न. और जो अगला टॉपिक, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इन द क्लासिकल मॉडल द फैक्टर्स दैट डिटरमिन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर दोज फैक्टर्स दैट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड.
The production function is shifted by technical change that alters the amount of output for these. Basically जो लेबर डिमांड लेबर सप्लाई को चेंज करेगा वो आउटपुट को चेंज करेगा. As graphed in figure, the production function also shift as capital stock changes. The labor demand curve is marginal product of labor curve. Therefore, the position of labor demand will shift if the production of labor changes or technology changes. Population growth, for example, shifts the labor supply to right. The labor supply would also shift with changes in preferences. ये जो U1, U2, U3 है ना बेटा, ये इसकी बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना. ये U1, ये U2. रीडिंग देखेगा तो वो U3 भी बना देता है. अपन ने कहा 2 से काम चल रहा है, 3 की क्या जरूरत. 3 का आड़ा काम बिगाड़ा है भाई. चलो, इन द क्लासिकल मॉडल द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमिन्ड सोनली बाय सप्लाई फैक्टर्स. तो इक्विलिब्रियम बना देते हैं जी. आइए इक्विलिब्रियम शो करते हैं. तो लेबर सप्लाई एज मनी वेज, मैं आपको इसको डायग्राम को सिखाता हूँ बढ़िया तरीके से. सपोज मेरा बच्चा प्राइस बढ़ गया. ओहो सर फिर क्या होगा? फिर बेटा रियल वेज कम हो जाएगा. तो रियल वेज जैसे ही कम होगा तो लेबर अपनी सप्लाई क्या कहेगा? भाई कम कर देगा. तो ये लेबर सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया. हाँ सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया. लेकिन मेरे दोस्त जब रियल वेज कम होता है तो लेबर डिमांड बढ़ जाती है. हाँ सर, तो बेटा ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा मेरे बच्चा. MP(n) × P2 कर देता हूँ. सपोज प्राइस बढ़ गया. तो कैच ये है कि आपने नॉमिनल वेज बढ़ाए और आपका ये एम्प्लॉयमेंट सेम ही रहा. इसका क्रक्स ये मेरे बच्चों, दैट्स वाई यू सी एग्रीगेट सप्लाई का टू बी वर्टिकल, जो कहता है इवन इफ प्राइस बढ़ जाए आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. और मेरे बच्चे तेरा फंक्शन क्या था? y इज़ अ फंक्शन ऑफ k बार n, यानी जो भी n में चेंज आता तो ही तेरे आउटपुट में चेंज आता. हाँ जी सर. यहाँ पे n में कोई चेंज आएगा? नहीं सर. तो आउटपुट में कोई चेंज आएगा? नहीं सर. इसलिए वर्टिकल कर्व. बाकी तेरे को कोई दिक्कत हो बेटा तो ये मेरा नंबर है. अरे यार नंबर तो ये है. ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर, नोट्स चाहिए, कोई डाउट आ रहा है, मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मेरा बच्चा. चलो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स.